देख रहे हैं यूजीसी नेट समाजकारी का सिलेबस, और ये यूनिट नंबर 3 यानी थर्ड यूनिट है। और यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे सामाजिक समूह कार्य की परिभाषा, विशेषता उसके, साथ ही साथ उस पर हम उद्देश्य पर भी बातचीत करेंगे। सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत उसका विकास कैसे हुआ उस पर भी विचार करेंगे, जो दर्शाएगा समूह को एक प्रकार की संरचना, समूहों का वर्गीकरण और सामाजिक समूहों का गठन, पहचान, विविधता और पार्श्वीकरण के मुद्दे। ये रहेंगे आज के हमारे टॉपिक। सामाजिक समूह कार्य, आप सभी लोग इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इसके अंतर्गत अगर मैं आपसे बात करता हूँ सामाजिक समूह कार्य के, तो पहले आप लोग थोड़ा सा बेसिक इसको देखे रहिएगा, समझे रहिएगा कि सामाजिक समूह कार्य संबंधों पर आधारित एक प्रक्रिया मानी जाती है। संबंधों पर आधारित एक प्रक्रिया मानी जाती है। देखिए, समाज कार्य की, चाहे वो व्यक्तिगत कार्य कहें, चाहे आप उसे सामाजिक समूह कार्य कहें, चाहे आप सामुदायिक संगठन कहें, ये तीनों प्राथमिक प्रणाली जो है यह एक प्रकार से एक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस के रूप में जानी जाती है। कई विद्वानों ने कहा कि सामाजिक समूह कार्य प्रक्रिया के साथ साथ प्रणाली भी है ना। जैसा कि शुरुआती दौर पर मैंने वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर का नाम ही बता दिया था। उसके अलावा अलग अलग विद्वानों ने जब अपने सामाजिक समूह कार्य को परिभाषित किया तो उस परिभाषा में उन्होंने मेंशन किया कि सामाजिक समूह कार्य बेसिकली एक प्रक्रिया है अथवा एक प्रणाली है। इस तरीके के नाम आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसे चीज हम लोगों को देखने को मिले हैं। अब सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत मान के चलिए 5 से 6 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। 1 या 2 प्रश्न आप लोगों को इसके अप्लाइड से बनाए जाते हैं। 1 प्रश्न इससे जो है अवस्था से बनाए जाते हैं, जैसे ट्रकमैन हो गया, टिकट ट्रैकर हो गया, नॉर्दरलैंड का नाम आ जाता है, ठीक है, गरलैंड का नाम आ जाता है। इस तरीके के नाम आपको देखने को मिलेंगे अवस्थाओं में। फिर एक नाम बहुत फेमस रहा है HB ट्रेकर का, सामाजिक सामूहिक कार्य के सिद्धांत में। तो एक प्रश्न वहां से आप लोगों को बनाया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सामाजिक समूह कार्य का जो चरण होता है उन चरणों से भी प्रश्न बनते हैं। और एक मॉडल, और एक होता है मॉडल, सामाजिक समूह कार्य के मॉडल। इनसे आप लोगों के परीक्षा में जो है सवाल पूछे जाएंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा फोकस करिएगा। मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ विद्वानों के नाम, तो अगर किसी विद्वान का नाम सामाजिक समूह कार्य से जुड़ा हुआ है तो वो नाम आता है HB ट्रेकर। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये नाम मैं पहले भी बता चुका हूं। यस। HB ट्रेकर का एक नाम आता था, मैडम ध्यान से थोड़ा सुनिएगा, अभी आपके डाउट मैं ले लूंगा। HB ट्रेकर का नाम एक आता है एक जगह जहां सामाजिक समूह कार्य में ना जो समूह में सदस्य हैं उन सदस्यों को सेवार्थी कहा था। उन सदस्यों को क्या नाम दिया था? सेवार्थी नाम दिया था। और सेवार्थी नाम दिया किसने? तो HB ट्रेकर। ये एक बार पेपर में आया हुआ सवाल था, प्रश्न बनता है, ठीक है, HB ट्रेकर से। अब ध्यान दीजिएगा, एक नाम इसके अंतर्गत आता है न्यूज ट्रेटर का नाम। न्यूज ट्रेटर का नाम आता है। और न्यूज ट्रेटर महोदय ने सामाजिक समूह कार्य को एक शिक्षात्मक प्रक्रिया बोला था। क्या बोला था? शिक्षात्मक प्रक्रिया बोला था। ध्यान दीजिएगा कि किसने क्या बात कही है सामाजिक समूह कार्य में, ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। एक नाम हम लोगों ने देखा हुआ गार्टन हैमिल्टन का, बहुत फेमस नाम रहा है गार्टन हैमिल्टन का। और मैंने इनकी दोनों किताबें बताई हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। सोशल केस वर्क में इन्होंने मनोसामाजिक जब उपागम दे रहे थे तो उसमें एक किताब 1937 की और एक किताब 1941 की, द अंडरलाइन फिलोसफी ऑफ सोशल केस वर्क वाली, ठीक है, 41 वाली। तो जितनी भी मैं ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें आप लोग बराबर ना समय निकाल के प्रतिदिन आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, जो भी समय मिले रिवीजन जरूर करें आप लोग, ठीक है, रिवीजन जरूर करें आप लोग। हालांकि बीच बीच में नाम आएगा तो मैं आप लोगों को रिपीट कर दूंगा ताकि आपको वो चीज़ें याद आ जाए। तो गार्टन हैमिल्टन महोदय ने सामाजिक समूह कार्य में कहा कि सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य जो है वो मनोसामाजिक प्रक्रिया है। क्या है वो?
मनोसामाजिक प्रक्रिया है। अब देखिए, समझिए बात को कि मैं किस तरीके से मनोसामाजिक उपागम को रिलेट करते हुए यहां पर बता दिया ग्रुप वर्क में कि गार्टन हैमिल्टन का। एक चीजों से आप कीवर्ड बनाइए, उन कीवर्ड्स को आप रिलेट करते हुए दूसरे पॉइंट को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। तो मनोसामाजिक उपागम किसने दिया, क्या नाम बताओगे प्लीज? गाल्टन हैमिल्टन। और अगर मैं आपसे कहूं कि मनोसामाजिक विकास का उपागम बताइए, किसने दिया, तब क्या बताओगे? एरिक एरिक्सन। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस के साथ बोले। दूसरी पॉइंट, एक नाम आता है मॉन्टेग्यू का, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मनोसामाजिक प्रक्रिया हैमिल्टन का आता है, शिक्षात्मक प्रक्रिया न्यूस्ट्रेटर का आता है, तो एक नाम आता है मॉन्टेग्यू का। इसने सामाजिक जीवन का आधार सामाजिक संबंध बताया था। ये सामाजिक समूह कार्य की प्रक्रिया में इसको बोला कि सामाजिक जीवन का आधार, ये कीवर्ड है जो मैं आपको दे रहा हूं इस समय, सामाजिक संबंध है, सामाजिक संबंध है। एक नाम यहां पर देखने को मिला। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। उसके बाद एक नाम और याद रखिएगा, टालकाट पार्सन्स महोदय का, फेमस नाम है ये भी, पार्सन्स ने कहा कि सामूहिक कार्य जो है ना, वो समूह व्यवस्था का अंग है। क्या बोला? समूह व्यवस्था का अंग है। ये नाम टालकाट पार्सन्स ने दिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए, अभी अभी आपने मनोसामाजिक प्रक्रिया में नाम आपने गार्टन हैमिल्टन का देखा, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करिएगा, एक नाम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि सामाजिक समूह कार्य एक प्रक्रिया और एक प्रणाली है, ये नाम अगर आता है पेपर में तो विल्सन एंड रायलैंड का नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये नाम आपको देखने को वहां पर मिल जाएगा। स्पष्टीकरण हो रहा है प्लीज? यस क्लियर सर। अब ध्यान, यस सर। तो अगर मैं आपको यहां पर बात कर रहा हूं सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत, तो थोड़ा सा देखिए, कहा गया कि सामाजिक समूह या सामूहिक कार्य के अंतर्गत समूह ही क्या है, सेवार्थी होता है। अब मैंने एक नाम बताया था कि समूह में जो सदस्य होते हैं उनको सेवार्थी कहा, उसका नाम बताइए वो विद्वान कौन सा है? तो नाम बनता है HP ट्रेकर का। अर्थात व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से की जाएगी, व्यक्ति की मदद ग्रुप के माध्यम से की जाएगी, जिससे समूह की उत्पत्ति और विकास क्या होगा, संभव होगा। देखिए, मैं बताऊं आपको, सामाजिक कार्य के अंतर्गत जो सामाजिक समूह कार्य है, जिसमें समूहों में काम करके लोगों की मदद दी जाती है, और इसमें एक कार्यकर्ता समूह गतिविधि के जरिए, ग्रुप एक्टिविटी के माध्यम से लोगों की बातचीत का मार्गदर्शन करता है और सामाजिक समूह कार्य के कुछ क्रियाओं को वो प्रस्तुत करता है। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, समझिएगा कि ग्रुप वर्क में किस तरीके से समूह के माध्यम से काम किया जाएगा, समझने का प्रयास करिएगा। इसमें ना लोगों को अपनी सामाजिक कार्यप्रणाली में सुधार करने में मदद मिलती है। लोगों को, यानी इसका मतलब हुआ कि जो समूह के सदस्य हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो अपनी सामाजिक कार्यप्रणाली में सुधार करने में मदद मिलती है। हाँ, ग्रुप में हर एक व्यक्ति हर एक दूसरे व्यक्ति से सीखता है, ये बात सत्य है ना। ग्रुप डिस्कशन में अगर कोई डाउट आपके मन में नहीं बना है, तो अगर डिस्कशन हो रहा है तो कोई थर्ड व्यक्ति अगर वहाँ पे क्वेश्चन करता है तो वो भी आपका डाउट वहाँ पे और स्पष्टीकरण हो जाता है, यानी क्लियर हो जाता है ना। इसका मतलब है आप ग्रुप में स्टडी कर रहे थे और आपको बेनिफिट हुआ ग्रुप में, है ना। तो ग्रुप में ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि कार्यप्रणाली में सुधार करने में काफ़ी मदद मिल जाती है लोगों को, और इसमें लोगों को अपनी व्यक्तिगत और समूह और समुदाय की समस्या से निपटने में भी मदद मिलती है। पर्टिकुलर मान लीजिए किसी को सेल्फ प्रॉब्लम है,
पर्टिकुलर उसकी प्रॉब्लम है। तो अब इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ग्रुप में अगर उसकी मदद हो रही है तो हम केवल ग्रुप में ही सीखेंगे, पर्टिकुलर नहीं उसकी समस्या का समाधान हो सकता है, नहीं होगा, पर्टिकुलर भी समस्या का समाधान होगा। और सामाजिक कार्यकर्ता ये भी कार्य करता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें लोगों की व्यक्तिगत क्षमता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। अब लोगों की जो व्यक्तिगत क्षमता बनती है ना, वो ग्रुप के माध्यम से बनती है, ग्रुप के माध्यम से बनती है। और इसमें लोगों को बदलते सामाजिक वातावरण के अनुकूल होने में मदद मिलती है। अनुकूल का मतलब होता है पॉजिटिव शब्द है अनुकूल, है ना, एक प्रकार से एडॉप्ट किया जाता है उसको। अनुकूल परिस्थिति यानी समाज में सकारात्मक वातावरण की बात की जा रही है, अनुकूल की बात की जा रही है, ठीक है, एक सकारात्मक व्यवहार की बात की जा रही है अनुकूल के रूप में। और इसमें लोगों के व्यवहार में सुधार करने की बात होती है, सामाजिक समूह कार्य के माध्यम से ये कार्य होता है। इसमें कई बेनिफिट होते हैं, जानते हैं ग्रुप वर्क करने से क्या फ़ायदे हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया था केस वर्क में कि अगर कोई व्यक्ति है पर्टिकुलर उसका 1 to 1 सेशन ले रहे हैं तो उसमें ऐसे चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि उसमें मॉडिफाई किया जा सके उसके व्यवहार को, काफ़ी चांसेस बन जाते हैं। अगर मैं आपको पर्सनली कोई चीज़ बताऊं तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा आपके ऊपर, है ना, क्योंकि वहाँ पर आपके डाउट भी बनेंगे, क्लियर बनेंगे, और वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा, और भी चीज़ें बनेगी। और ग्रुप के माध्यम से बात करते तो भी वो चीज़ें बनती। ठीक उसी प्रकार से ग्रुप में कुछ बेनिफिट्स होते हैं। देखिए इसमें एक्टिविटीज़ के नतीजे बेहतर होंगे, कारण यह है कि लोग हैं उसमें, ग्रुप के लोग कई व्यक्ति हैं, कई सदस्य हैं उसमें, इसलिए नतीजे जो भी निकलेंगे, जो भी रिजल्ट, जो भी परिणाम बनेगा वो सकारात्मक होगा। इसमें कामकाजी संबंध बन जाते हैं, कार्य करते करते आप एक दूसरे को जानने लगते हो। आप किसी एनजीओ में जाते हो 1 दिन 2 दिन, शुरुआती दौर में कोई आपको बेसिकली सब आपके लिए अननोन होते हैं, है ना, आप किसी को भली भांति तरीके से जानते नहीं, लेकिन आप 3 महीने बाद 4 महीने बाद आपका कोई ना कोई उसमें बेसिकली फ्रेंड बन जाता है, या कामकाजी एक प्रकार का वहाँ पे संबंध बन जाता है ग्रुप में। तो कार्य और अच्छे से आप फिर करते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ फिर आप कार्य करते हैं। इसमें क्लाइंट की समस्या का पता भी चल जाता है ग्रुप में, है ना, ग्रुप में क्लाइंट की समस्याओं का पता भी चल जाता है, और क्लाइंट और संगठन के बीच अच्छे संबंध बनते हैं यहाँ पर ग्रुप वर्क में। ग्रुप वर्क में अगर हम बात करें तो लोगों को समूह के जरिए कई तरह के अनुभव मिलते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति यूनिक होता है, अपने एक्सपीरियंस को रिलेट कराता है, इसलिए हम ये बात साफ शब्दों में कह सकते हैं कि कई तरह के अनुभव हमें मिल सकते हैं सोशल ग्रुप वर्क में। लोगों को मित्रों और साथियों या संगियों के साथ रहने का मौका मिल जाता है, एक प्रकार से वहाँ पे आप ये भी कह सकते हो सोशलाइजेशन बहुत बेटर माना जाता है सामाजिक समूह कार्य में। इसमें लोगों को माता पिता के नियंत्रण से अलग होकर दूसरे लोगों के साथ रहने का अनुभव मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? ये प्रश्न आपके कॉन्सेप्चुअल से हैं, कॉन्सेप्ट से हैं, ये प्रश्न आपके बेसिकली जब भी बनाए जाएंगे तो अभिकथन कारण से बनाए जाएंगे, ऐसे सवाल, है ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़िए। कार्यकर्ता फिर कहता है कि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समूह में उन्नति एवं विकास लाता है। व्यक्ति के लिए समूह आवश्यक होता है, अतः सामूहिक कार्य समूह विकास द्वारा व्यक्ति के विकास एवं उन्नति में सहयोग देता है, और वह व्यक्ति और समूह की एक ही समय में सहायता करता है। बात देखिए वही है, अभी भी मैंने आप लोगों को जो ऊपर थोड़े से एक्सप्लेनेशंस दिया है सामाजिक समूह कार्य के बेनिफिट्स के बारे में या उसके मीनिंग को लेकर, वही चीज़ें यहाँ पर नीचे लिखी गई है किताबी भाषा में, ठीक है। आगे देखिए इसके अर्थों पर बात करते हैं। अब देखिएगा, अगर आप लोगों को फंट जो है थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा तो फ़ोन रोटेट कर लीजिएगा और स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा तो आपको दिखाई देगा साफ क्लियर। पॉइंट नंबर 1 पर बात करते हैं। इसके अर्थों के आधार पर अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो, है ना, सामाजिक कार्य की प्राथमिक प्रणाली पर हम बात कर रहे हैं, वो भी आज सामाजिक समूह सेवा कार्य के अंतर्गत। तो जिस तरीके से आपने व्यक्तिगत कार्य किया है ना, ठीक उसी प्रकार से आपको सामूहिक सेवा कार्य भी करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को सामाजिक सामुदायिक संगठन की क्रियाएं भी शामिल करनी होगी, ठीक है। तो जिसे वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करना, प्रविधि सिद्धांत कुशलता पर आधारित प्रणाली मानी जाती है सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य। समूह में व्यक्ति पर बल दिया जाता है, किसी कल्याणकारी संस्था के तत्वाधान में किया जाता है, और व्यक्ति की सहायता समूह के माध्यम से की जाती है।
सेवा संबंधी क्रियाकलाप में समूह स्वयं एक उपकरण का रूप लेता है और इससे प्रशिक्षित कार्य करता है। यानी आप कार्यक्रम संबंधी क्रियाकलापों के समूह के अंदर अंतः क्रियाओं का मार्गदर्शन करने में अपने ज्ञान, नियोक्ता व अनुभव का प्रयोग करते हैं या करता है। और सामूहिक सेवा कार्य के अंतर्गत समूह में व्यक्ति या समुदाय के अंश के स्वरूप समूह जो है केंद्र बिंदु होता है। समूह वहाँ पर केंद्र बिंदु होता है, ये इसके अर्थ को बताता है। लेकिन समूह के व्यक्तिगत केंद्र बिंदु हैं वो कौन बताता है? तो एचबी ट्रेकर बताता है। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये पेपर में आया हुआ है, आगामी परीक्षाओं में भी सवाल बन सकते हैं आप लोगों के लिए। पॉइंट 8 कहता है कि सामूहिक सेवा कार्य अभ्यास में केंद्रित और मूल तत्व सामूहिक संबंध को सचेत, मतलब एक प्रकार से जागरूक वाली प्रक्रिया में, ठीक है ना, और निर्देशन का प्रयोग भी करता है। तो ये तो एक प्रकार से जो ऊपर बातें थी जो मैंने अभी आपको बताया है, उनके आधार पर कहीं कहा जाता है कि एक परिभाषा बनती है। उन्हीं परिभाषाओं को, या कोई भी परिभाषा आप ले लो, चाहे आप न्यूज़ ट्रेटर को ले लो, चाहे आप विल्सन एंड रायलैंड को ले लो, गार्टन हैमिल्टन को ले लो, किसी की भी परिभाषा, वो परिभाषाएं कहीं ना कहीं ये जो 8 पॉइंट हैं, ये 8 के 8 पॉइंट आप लोगों को एक प्रकार से अस्पष्ट करते हैं। ठीक है, अर्थ हो ये चीज़ें। दो नंबर से डिफाइन कर दीजिएगा सर। 2 नंबर समूह में व्यक्ति पर बल दे रहा है, ये वाला पॉइंट करें सर आप? जी सर। अरे सर ये तो साफ शब्दों में बता दिया था। समूह में व्यक्ति पर बल देना यानी वहाँ पे व्यक्ति का मतलब जो सदस्य है समूह का, उस पर पर्टिकुलर बल दिया जा रहा है। तो ये एक मीनिंग बताता है। हम कहते हैं कि भाई व्यक्ति पर, अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति ने समस्या है, वो समूह में काम नहीं कर पा रहा, तो हमें इसका मतलब थोड़ी ना है कि हम उसे पीछे छोड़ दें, है ना। हमें उस व्यक्ति को साथ लेके चलना होगा, यानी पर्टिकुलर सेवार्थी पर बल देना। अभी वही तो मैं बता रहा था, एचबी ट्रेकर का नाम। एचबी ट्रेकर ने समूह के सदस्य में व्यक्ति पर केंद्रित माना है, तो उसने व्यक्ति पर केंद्रित मानने का मतलब व्यक्ति पर ज़्यादा काम किया है। तो समूह में जो है व्यक्ति पर बल दिया जाता है। कोई अगर मान लीजिए सपोज कि ग्रुप में आप काम करवा रहे हो, बच्चों को कोविड-19 के बारे में बता रहे हो, जागरूकता के बारे में, हो सकता है एक बच्चा आपके साथ आपकी बातों को सही तरीके से ना सुन रहा हो, तो अब क्या करोगे कि आप उसे वही जगह बैठने दोगे कि जहाँ बैठा है वहीं पर बैठा रहे, उसी तरीके से सुने जिस तरीके से सुन रहा है वहाँ, क्योंकि वो बार बार दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है, अपना तो खुद डिस्टर्ब एक प्रकार से हो रखा है वहाँ। तो ऐसे कंडीशन पर समूह में आप पढ़ा रहे थे या समूह में आप कोविड-19 के बारे में बता रहे थे, तो उस व्यक्ति को आप बुलाकर आगे बैठा दीजिए अपने सामने, ताकि जब भी आप लोगों को बताओ आपकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़े। तो सिंपल सी बात है कि आपने समूह में उस व्यक्ति पर बल दिया और वो व्यक्ति फिर आपके बातों पर सचेत या सक्रिय होकर आपकी बातों को सुनेगा। ठीक है, यही क्रिया बेसिकली सेकंड पॉइंट पे कही गई है सर। बात समझ रहे हैं? थैंक यू सर। ये चीज़ें बनती हैं। चलिए बढ़ेंगे अब अगले पॉइंट पर। अब देखिए, कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से सामाजिक समूह कार्य के बारे में परिभाषित करते हुए बताया है। आपको वर्ष के साथ मिलेगा नाम, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इसको फोकस करिएगा। एक नाम मिलता है न्यूज़ ट्रेटर का नाम। पहले तो आपको बताना है कि न्यूज़ ट्रेट, उनका नाम न्यूज़ ट्रेटर है, कहीं कहीं न्यूज़ ट्रेट भी लिखा हुआ है, तो गलत नहीं, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो न्यूज़ ट्रेट ने सामाजिक समूह कार्य को क्या माना बताइए? शिक्षात्मक प्रक्रिया माना। बिल्कुल, मैं यही आप लोगों से पूछना चाह रहा था। तो शिक्षात्मक प्रक्रिया एक तो पहली बात इन्होंने मांगा, और इन्होंने अपने ढंग से, अपने तरीके से, किस तरीके से कहा है सामाजिक समूह कार्य को, कहा है कि स्वैच्छिक संघ द्वारा व्यक्ति के विकास तथा सामाजिक समायोजन पर बल देते हुए, स्वैच्छिक संघ के द्वारा व्यक्ति के विकास तथा सामाजिक समायोजन पर बल देते हुए तथा एक साधन के रूप में एक संघ का उपयोग सामाजिक इच्छित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा प्रक्रिया के रूप में सामूहिक कार्य को परिभाषित किया। मतलब एक साधन के रूप में यूज़ कर रहा था समाज को, ताकि वो समायोजित हो सके। और उसमें यूज किसको, साधन के रूप में किसको लिया? वो एक संघ को लिया। संघ वही है जो स्वैच्छिक संघ है, जो एनजीओ है, उसी को लिया कि वो एक शिक्षात्मक प्रक्रिया, अगर वहाँ पर जो जितनी स्वैच्छिक संघ है वो शिक्षात्मक प्रक्रिया है, ये कहना न्यूज़ ट्रेट की बात है। अब उसमें जो भी आ रहे हैं समाज की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए,
तो उनके साथ शिक्षात्मक प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक समूह कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो बाकी देखो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको कीवर्ड याद करने की जरूरत है, जो मैंने आपको शुरुआत में शॉर्ट नोट्स के माध्यम से नोट करवाया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्रेस कोयले का एक नाम आता है 1939 में। देखिए मैं आपको बताऊंगा, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में लेन कमेटी के द्वारा एक आई थी जो बेसिकली कम्युनिटी विकास पर बल दे रही थी, और वो कमेटी आई थी 1939 में। ठीक है, यंग हस्बैंड कमेटी एक 1959 में आई, हालांकि वो भी कम्युनिटी पर बेस्ड थी, मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं सन 1939 का, वो वही वर्ष है जहां ग्रेस कोयले महोदय ने ये बात कह रहे हैं कि सामूहिक स्थितियों में व्यक्तियों की अंतःक्रियाओं द्वारा व्यक्तियों की विकास करना, है ना, और सामूहिक स्थितियों को उत्पन्न करना जिससे समान उद्देश्यों के लिए एकीकृत और सहयोगिक सामूहिक क्रिया हो सके। अंतःक्रिया के द्वारा व्यक्तियों का विकास करने पर बल देते हैं ग्रेस कोयले महोदय। ठीक है, एक सहयोगिक सामूहिक क्रिया हो सके, इस तरीके के परिपेक्ष को रिलेट करने वाला अगर कोई पर्सन है तो वो ग्रेस कोयले है। इनके में अगर कोई कीवर्ड बनता है तो मैं आप सभी से कहूँगा कि एक शब्द है केवल, वो व्यक्तियों की अंतःक्रिया, है ना, वो शब्द क्या है, व्यक्तियों की अंतःक्रिया। और अंतःक्रिया का मतलब जान लीजिए आप लोग, भीतर ही भीतर चलने वाली कोई क्रिया, उसे ही अंतरक्रिया कहा जाता है ना। धर्म के परिप्रेक्ष्य में जब रिलेट करते हैं तो मन को पवित्र बनाने वाला कर्म, वो भी आंतरिक है, वो बेसिकली वहाँ पर आता है, दुर्खेम वगैरह कॉन्सेप्ट में आता है अंतःक्रिया, क्योंकि वहाँ पे भी रिलेट कराया था, मैंने बताया था आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर भीतर ही भीतर चलने वाली ऐसी कोई एक एक्टिविटीज़ है, कोई ऐसी क्रिया है जो बेसिकली बल देती है एक प्रकार से सामाजिक सामूहिक कार्य पर। जब किसी एक वस्तु के द्वारा दूसरे पर बल लगाया जाए, या एक प्रकार से आप इस तरीके से कहें कि क्रियाएं रिलेट की जाएं, है ना, शिक्षक और छात्रों के बीच में बातचीत को बहुत ही सौहार्दपूर्ण बनाया जाए, बहुत ही स्वच्छ तरीके से उसको रखा जाए, तो उस कंडीशन में अभी हम लोग उसे कहते हैं अंतःक्रिया। शिक्षक शिक्षार्थी के बीच में अगर जो सौहार्दपूर्ण बातचीत या वार्तालाप हो रही है, उस बात को मैं कह रहा हूँ, तो वो भी एक अंतःक्रिया का पार्ट बनता है। ठीक है, विल्सन और रायलैंड 1949 में एक इनका परिभाषा आया। इन्होंने, जानते हैं, मैंने इनकी भी एक कीवर्ड बताया है, सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य के अंतर्गत इन्होंने क्या बोला था, क्या बता सकते हैं? प्रक्रिया और प्रणाली। बिल्कुल, प्रक्रिया और प्रणाली, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने सर। तो सामाजिक समूह सेवा कार्य एक प्रक्रिया और एक प्रणाली है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, और कहा है कि जिसके द्वारा सामूहिक जीवन एक कार्यकर्ता, यहाँ पे कार्यकर्ता लिखा हुआ, ये कार्यकर्ता द्वारा प्रभावित होता है, जो समूह की परस्पर संबंधी, थोड़ा सा ये गूगल टाइपिंग है ना, मिस्टेक है, और जहाँ होगा मैं आपको बता दूंगा, परस्पर संबंधी प्रक्रिया को उद्देश्य प्राप्ति के लिए सचेत रूप से निर्देशित करता है, और जिससे प्रजातांत्रिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कार्यकर्ता के द्वारा ये प्रभावित होता है जो सामूहिक जीवन होता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य ये होता है कि लोगों को सचेत किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, प्रजातांत्रिक लक्ष्यों को, प्रजातांत्रिक का मतलब सत्ता, यानी एक प्रकार से लोगों पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, उनके लक्ष्यों को विकास किया जाए, या जो लक्ष्य लिया है उसको डेवलप किया जाए। ठीक है, तो ये विल्सन और रायलैंड का नाम आ जाता है। गार्टन हैमिल्टन ने एक परिभाषा दिया सन 1949 में, उसी वर्ष की बात मैं कर रहा हूँ जिस समय विल्सन और रायलैंड ने परिभाषित किया था। तो इनके द्वारा कहा गया कि सामाजिक समूह कार्य एक मनोसामाजिक प्रक्रिया है जो नेतृत्व की योग्यता और सहकारिता के विकास से उतनी ही संबंधित है जितनी सामाजिक उद्देश्य के लिए सामूहिक अभिरुचियों के निर्माण से है। अभिरुचि का मतलब जानते हैं क्या होता है? इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक नाम और याद रखना होगा आप लोगों को, ट्रेकर का नाम। ट्रेकर ने भी परिभाषा दिया ना सोशल ग्रुप वर्क में, तो इसने बोला है सामाजिक समूह कार्य एक प्रणाली है, केवल इसने बोला है एक प्रणाली है। अब देखिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रणाली एक प्रक्रिया अगर पेपर में आया हैमिल्टन, मनोसामाजिक प्रक्रिया अगर आया, सॉरी एक प्रक्रिया एक प्रणाली अगर आ गया तो विल्सन और रायलैंड का नाम, अगर मनोसामाजिक प्रक्रिया आया तो हैमिल्टन, एक प्रणाली केवल आ रहा है परीक्षा में आपके तो वो आपका बन जाएगा ट्रेकर। इसने कहा भी है कि जिसके द्वारा व्यक्ति की सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत समूहों में एक कार्यकर्ता द्वारा सहायता की जाती है ना, और यही कार्यकर्ता कार्यक्रम संबंधी क्रियाओं में व्यक्तियों के रेसिप्रोकल यानी
परस्पर संबंध प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने लगता है। जब मार्गदर्शन करने लगा तो यही परिभाषा बन गई एक प्रणाली के रूप में, और यही प्रणाली ट्रेकर के द्वारा दी गई। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ थी ये परिभाषाएं जो मैंने अभी आप लोगों से जिक्र किया है। अब आप लोग कोई डाउट अगर है मीनिंग से लेकर या परिभाषाओं से लेकर, तो आप प्लीज़ बातचीत कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके मन में डाउट बन रहा है तो बताइए। सर इसको थोड़ा सा बता दीजिएगा। एचबी ट्रेकर ने सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत समूह को ही सेवार्थी बोला है, कुछ समय पहले बताया लेकिन समझ में नहीं सही सर। एचबी ट्रेकर के जो समूह के सदस्य हैं सर, जो समूह के सदस्य हैं, उन सदस्यों को सेवार्थी का नाम से संबोधित किया था। आशा करता हूँ शायद आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जी सर, समूह को ही सेवार्थी बताया जी। तो ट्रेकर ने इसका मतलब ये बताने का प्रयास करा था कि जैसे प्रगतिशील का सिद्धांत आप पढ़ेंगे आगे, इनके सिद्धांतों में साधनों के उपयोग का सिद्धांत पढ़ेंगे, स्वोद्देश्य का सिद्धांत पढ़ेंगे। इनके कुल 10 सिद्धांत हैं, मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो सिद्धांतों में इन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है हमें ग्रुप में काम करने के लिए, है ना, ग्रुप में काम करने के लिए ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि बच्चा समूह में नहीं सीखता है, वो इंडिविजुअल सीखना पसंद करता है। अब कहने का आशा है, देखो अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपने स्वलीन बच्चे के बारे में सुना होगा, या ASD जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बच्चे, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, उनको ग्रुप में रहना पसंद नहीं है। वो एक जगह या सीढ़ी या जीने के या स्टेयर जिसको हम लोग बोलते हैं उसके पीछे छिप जाएंगे, है ना। वो सामाजिकता से कोई उनका सामंजस्य ही नहीं होता है। तो एचबी ट्रेकर का ये कॉन्सेप्ट दिमाग में आया होगा कि उस परिस्थिति में आप उसके साथ कैसे कार्य करेंगे। क्या आप उस बच्चे को ग्रुप से निकाल देंगे? ऐसा करना तो अनुचित होगा। तो एचबी ट्रेकर ने कहा कि उस बच्चे के लिए आपको उसे एक प्रकार से 1-to-1 का सेशन देना पड़ेगा, 1-to-1 का सेशन देना पड़ेगा। हालांकि 1-to-1 सेशन कहने से उसका आशय बन जाता है सोशल केस वर्क का, सोशल केस वर्क का में। लेकिन आप 1-to-1 सेशन उस समय देंगे, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर किसी बच्चे का नाम ले लेता हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं उसे एक्टिव कर दिया नाम लेने से, यानी मैंने उसको पॉइंट कर दिया, और पॉइंट करने से वो बच्चा एक्टिव हो जाता है ना। ठीक वही प्रक्रिया उसके साथ हुआ कि उस ग्रुप में उस बच्चे पर फोकस करने पर ज़्यादा बल दिया गया जो बच्चा प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर इशू कर रहा था। तो कहा गया कि सामाजिक समूह कार्य के जो सदस्य होते हैं वो सेवार्थी के रूप में होते हैं। और ऐसा नहीं कि समूह में क्या नाम है कि सभी बच्चे सक्षम ही हो। जाहिर सी बात है, कोई ना कोई बच्चा ऐसा होगा जो आपकी अवहेलना करेगा, जो आपकी आलोचना करेगा। सभी नहीं हो सकते। आप जाइए कभी सर्वे वगैरह करेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे या कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपकी आलोचना करेंगे, है ना। ऐसे होते हैं कुछ लोग। बात समझ में आई सिराज? जी सर, जी सर, जी सर। तो यही इंडिविजुअल तौर पे कहने का मतलब है कि सर ग्रुप में अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, उसी के अकॉर्डिंग सर ये क्लाइंट बिल्कुल उसी के आधार पे आप उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, आगे कहता है कि सामाजिक समूह कार्य के अंतर्गत उद्देश्य क्या होते हैं, इसका मोटो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कहा गया कि व्यक्तियों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्देशन का विकास करना होगा। व्यक्तियों में कहने की वजह से ये ग्रुप वर्क को संबोधित कर रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सामाजिक समूह कार्यकर्ता व्यक्तियों में सामंजस्य को बढ़ाने और सामूहिक उत्तरदायित्व एवं चेतना का विकास करने में सहायता देना। देखिए ग्रुप में हर एक व्यक्ति ना दूसरे की मदद भी करता है। अगर आप लोगों ने ग्रुप में काम किया होगा तो आपने इस चीज़ों को देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा, अनुभव भी किया होगा। और सामूहिक कार्य के द्वारा व्यक्तियों में इसी प्रकार की चेतना को उत्पन्न की जाती है। अब आप सोचिए, आपने कभी अगर आप लोग क्रिकेट खेलते भी हैं, सपोज मान लीजिए, या कोई प्ले आप खेलते हैं, उसके लिए कोई अलग से बुक नहीं आई थी कि आपने वो जाके बुक पढ़ा है तब जाके उस खेल का नियम आपने जाना है। आपने ग्रुप में ही खेल का नियम जान गए।
ग्रुप में क्रिकेट खेल रहे थे, स्टिक में लगता था तो उसको हम क्या मानते थे, भाई बोल्ड हो गया ये, है ना। ठीक है, इस तरीके से हमने जिसे मान लीजिए 6 हो गया, 4 हो गया, ये संकेत हम लोगों ने ग्रुप से ही सीख लिया, कोई अलग से किताब नहीं पढ़ा कि 2 हाथ ऊपर करेंगे तो 6 हो जाएगा, 1 हाथ ऊपर करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, आउट हो जाएगा, इसका संकेत। इसी तरीके से मैं बता रहा हूँ कि ग्रुप में कहने का मतलब यह है कि व्यक्तियों में इस प्रकार की चेतना उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हर एक दूसरे को वहाँ पे जानकारी मिल जाती है, और क्षमता का विकास किया जाता है, जिससे वे समूह और समुदाय की क्रियाकलापों में, जिससे वे अंग है, बुद्धिमत्ता पूर्वक भाग ले सकते हैं। यानी प्रतिभागिता एक प्रकार से आप ये कह लीजिए प्रतियोगिता के परिप्रेक्ष्य में, है ना, बुद्धिमत्ता पूर्वक भाग ले सकते हैं और उन्हें अपनी इच्छा, आकांक्षा, भावना, संधियों आदि की अभिव्यक्ति का अवसर मिल जाता है, और सभी को अवसर मिलता है अपनी बातों को प्रस्तुत करने के लिए। तो ग्रुप कहता है कि ग्रुप में आत्म विकास बढ़ेगा, आत्मविश्वास होगा, आत्मनिर्देशन बढ़ेगा, आपका आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, तार्किक क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, चेतना का आपके विकास हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को आप लोग, है ना। इच्छाएं आपकी बढ़ेंगी, आकांक्षाएं आपकी बढ़ेंगी, भावनाएं भी आपकी रिप्रेजेंट होगी, आपकी जो विचार है, आंतरिक विचार जो है वो बाहरी बाह्य दुनिया को रिलेट होगी, वो ग्रुप के माध्यम से होगी। ये सारी चीज़ें बेसिकली जहाँ पर मिलता है वो ग्रुप वर्क में मिलता है ना। बात समझ रहे हैं ना मेरी बात, बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये चीज़ें बनती है। अब देखिए कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से सामाजिक समूह कार्य के उद्देश्य बताए हैं। जैसे एक नाम आता है ग्रेस कोयले का नाम, इनकी बात करते हैं। इन्होंने बेसिकली बताऊं तो अगर मैं 4 प्रकार के उद्देश्य बताए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। इनका एक उद्देश्य था कि व्यक्तियों की आवश्यकता एवं क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर प्रदान करना। दूसरा था व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों, समूह और समुदाय में समायोजन प्राप्त करने में उनकी सहायता करना। तीसरा था कि समाज के लिए विकास हेतु व्यक्तियों को प्रेरित करना। और चौथा पॉइंट था कि व्यक्तियों को अपने अधिकार, सीमा, योग्यता के साथ साथ, ठीक है, योग्यता के साथ साथ अन्य व्यक्तियों के अधिकार यानी सत्ता, अथॉरिटी, राइट्स, योग्यता एवं अंतर को पहचानने में सहायता देना या उसकी मदद करना। तो ये कहा कि आवश्यकता और क्षमता के अनुसार उसका विकास को अवसर मिलेगा। समूह, समुदाय, व्यक्ति के आधार पर उसकी हेल्प की जाएगी, व्यक्तियों को प्रेरित किया जाएगा, उसके अधिकार क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, उनमें अंतरों को पहचानने में उसकी मदद की जाएगी। इस तरीके की 4 बातें ग्रेस कोयले के द्वारा बताई गई सामाजिक समूह कार्य के उद्देश्य में। एक नाम आता है मेहता। यहां आप लोग देख रहे हैं मेहता का नाम। मेहता महोदय ने 4 प्रकार के बताए सामाजिक सामूहिक कार्य के उद्देश्य। इनके भी कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। इन्होंने कहा कि परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों की सहायता करना। दूसरा इन्होंने कहा कि पूरक, सांवेगिक और सामाजिक खुराक प्रदान करना। तीसरा इन्होंने कहा कि नागरिकता, जनतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने की बात किया। चौथा, असामाजिक व वैयक्तिक और सामाजिक विघटन उपचार करना। इस तरीके के शब्द जो है किसके द्वारा दर्शाया गया था? मेहता के द्वारा। देखिए आप सभी लोगों को पता है परिपक्वता प्राप्त करने के दृष्टिकोण में अगर मैं बात करता हूं तो परिपक्वता मतलब होता है मैच्योरिटी। साइकोलॉजिकल अगर हम बात करते हैं मनोविज्ञान में इसका मतलब बताया गया है पूर्ण या उन्नत विकास की अवस्था तक पहुंच जाने की अवस्था को परिपक्वता कहते हैं। ठीक है, पूर्ण व उन्नत विकास की अवस्था तक पहुंच जाने की अवस्था को हम लोग परिपक्व की संज्ञा देते हैं या परिपक्वता का नाम देते हैं। ये शब्द आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा एक शब्द आता है यहाँ पे देखिए पूरक। पूरक का मतलब होता है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, आप कह लीजिए पूर्ति करने वाला, है ना। पूरक का मतलब पूर्ति करने वाला, कुछ ऐसा जो भर देता हो, जो पूरा कर देता हो, ऐसे समझ लीजिए, जो बेहतर एक प्रकार से दर्शाता हो, है ना। पूरक, सांवेगिक, सामाजिक खुराक प्रदान करना मतलब एक प्रकार से बेहतर या कुछ ऐसा करने की बात करता है जो कंप्लीट एक्टिविटी को संचालित करता हो, तो वो केवल सामाजिक समूह कार्य है, ऐसा मेहता कहते हैं। नागरिकता, जनतांत्रिक भागीदारी को लेकर हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया है और ये बहुत ही इजी शब्द है। असमायोजन। असमायोजन का मतलब क्या होता है?
देखिए कोई एक तो समायोजन का पार्ट होता है और एक उसी का अपोजिट असमायोजन होता है। समायोजन क्या होता है कि किसी चीज को दूसरी चीज के अनुरूप में लाना, अनुकूल कर बनाना, वो समायोजन होता है। अब आप उसी को प्रतिकूल कर दीजिए, आप उसी को प्रतिकूल कर देंगे तो बताइए क्या कहेंगे प्रतिकूल होने के नाते? असमायोजन। व्यक्ति और सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन, सामाजिक विघटन बहुत ही फेमस शब्द है। मैं एक परिभाषा के रूप में आपको बताना चाहूँगा। समाजशास्त्र या समाज कार्य में सामाजिक विघटन एक शब्द है जिसका उपयोग समाज कार्य में ना सामाजिक जीवन के परिवर्तन, शिथिलता या टूटने का वर्णन करने के लिए किया जाता है, सामाजिक विघटन। तो सामाजिक विघटन अगर है तो उसका अगर आपको ट्रीटमेंट करना है तो जानते हो कैसे करोगे? ग्रुप वर्क से करोगे। उसको रोकने से बचाओगे तो ग्रुप वर्क से बचाओगे। अभी कल किसी बच्चे ने बताया था हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है कि सोशल वर्क बेसिकली वेतनहीन है, या ऐसे भी कह सकते हो कि उनको वो लोग कहते हैं कि परिवार को तोड़ने में बहुत मदद करते हैं। कल किसी बच्चे ने बोला था और मैंने कहा था ये गलतफहमी है, एक मिथ्या है, ये कल बताया था। तो सामाजिक विघटन का उपचार किया जाता है ग्रुप वर्क के माध्यम से, मिथ्या नहीं है, ये कार्य होता है। क्लियर है? बताइए जरा एक बार। मनीषा जी बोली थी कि हिमाचल प्रदेश वाली मनीषा जी। अच्छा, ठीक है, नाम तो एग्जैक्ट याद नहीं था मुझे, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, विल्सन एंड रायलैंड की बात कर लेते हैं। ये भी विद्वान अपने आप में बहुत ही फेमस है, लेकिन दो ही प्रकार का बताता है उद्देश्य। एक बताता है कि समूह के माध्यम से व्यक्तियों के सामवेगिक संतुलन को बनाए रखना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना है। दूसरा कहता है कि समूह की उन उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करना जो आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक जनतंत्र में या जनतंत्र के लिए आवश्यक हो। देखिए यहाँ जब समूह के माध्यम से व्यक्तियों के सामवेगिक संतुलन की बात की गई, जानते हैं सामवेगिक संतुलन का आशय किस शब्दों से रिलेट कराया गया था? सामवेगिक संतुलन की बात मैं कर रहा हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, या सामवेगिक आप ऐसे भी कह लीजिए कोऑर्डिनेट करने, सामंजस्य की बात भी आप बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब सीधा सा है, संवेग से भाव के बहुत करीब होते हैं। जब भाव की मात्रा बढ़ती है तो शरीर उद्दीप्त हो जाता है और इसी स्थिति को संवेग कहते हैं। संवेग जानते क्या क्या होते हैं? भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, जिज्ञासा, चिंता, दुख, शर्म इत्यादि ऐसे कई शब्द हैं जो दर्शाते हैं संवेग को। और कहा भी गया है कि अपने और दूसरों के संवेगों को समझने और व्यक्त करने और नियंत्रित करने की जो योग्यता होती है वो सामवेगिक संतुलन में होती है, सामवेगिक इंटेलिजेंस में होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हो सामवेगिकता के बुद्धि में भी होता है। जॉन मेयर, डॉक्टर पीटर सॉल्वे ने सन 1990 में संवेगात्मक बुद्धि के शब्दों का इस्तेमाल किया था। सन 1990 में इस शब्द को मेयर, डॉक्टर पीटर सॉल्वे, ठीक है। दूसरा है समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहायता करने के लिए आर्थिक, राजनैतिक हो गया, सामाजिक जनतंत्र हो गया, इसके लिए भी आवश्यक का पार्ट बन जाता है, ठीक है। अब देखिए एचबी ट्रेकर का नाम, एचबी ट्रेकर महोदय का नाम अगर हम बात करते हैं, इन्होंने भी दो प्रकार के ही बताए हैं। सर आर्थिक राजनीतिक थोड़ा समझा दीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ एक शब्द आता है हमारे सामने, आर्थिक राजनैतिक। आर्थिक राजनैतिक शब्द में विल्सन रायलैंड का एक विचार आया हुआ, और उन शब्दों में इन्होंने किस तरीके से रिलेट कराया, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है अर्थव्यवस्था चीज़ों को लेकर है ना, जहाँ बेसिकली राजनीतिक संस्थाएं आर्थिक विकास को क्यों और कैसे प्रभावित करती हैं, और मतदान और भ्रष्टाचार से लेकर मीडिया को लेकर किस तरीके से रोल अदा करती है, उस परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था या आर्थिक विकास जैसे शब्दों को मेंशन किया गया था। तो कहने का आशय, आर्थिक का जो मीनिंग दर्शाया गया सर, वो दर्शाया गया एक प्रकार से संकट की स्थिति में मदद के लिए, है ना। आप रुपए पैसे से कह लीजिए या वित्तीय या फाइनेंस से कह लीजिए, उन परिप्रेक्ष्य में दर्शाया गया।
धन से संबंधित किसी कठिनाइयों को दूर करने के परिप्रेक्ष्य में रिलेट कराया गया, वो आर्थिक शब्द, वो था आर्थिक शब्द। राजनैतिक शब्द का जो अर्थ बना वो नेतृत्व से बना, यानी एक प्रकार से राजनीतिक शब्द से बना। राजनीतिक का मतलब सिंपल शब्द होता है कि विचारों को आगे बढ़ाना, ठीक है। राजनीतिक अगर प्रक्रिया रहेगी तो विचार आगे बढ़ेंगे। विधि बनाना, विरोधियों के विरुद्ध युद्ध आदि शक्तियों का प्रयोग करना, विरोधियों के विरुद्ध। लेकिन रणनीति में राजनीतिक क्रियाएं बेसिकली निगेटिव पॉइंट मानी जाती है ना, ये निगेटिव पॉइंट मानी जाती है। राजनीति के जनक के रूप में अगर हम यूनानी विचारक की बात करते हैं तो अरस्तु का नाम आता है, और वैसे में अगर किसी की बात करते हैं परिप्रेक्ष्य में तो आपने नाम सुना होगा कौटिल्य का, है ना, उनमें नाम देखने को मिलता है। तो दोनों ये अलग अलग शब्द हैं, है ना, आर्थिक राजनैतिक, जहाँ बेसिकली फाइनेंशियल से रिलेट करते हुए फंड वगैरह देने के संदर्भ में बात किया जाता है, जहाँ बेसिकली अगर कोई बच्चा एक्टिविटी कर रहा उस एक्टिविटी का उसे फंड देना, वो आर्थिक राजनीतिक का एग्जाम्पल माना जाएगा। एनवलप बना रहा है तो उसके लिए भी जाहिर सी बात है ना, महीने का 250-300 जो भी बन रहा है आप उसको फंड रेजिंग या फंड देना चाहिए आप लोगों को, है ना, अनुदान करना चाहिए। एच.बी. ट्रेकर महोदय ने भी दो टाइप का बताया। इन्होंने कहा कि मानव व्यक्तित्व को संभव उच्चतम विकास करना है। दूसरा इनका कहना था कि जनतांत्रिक आदर्शों के प्रति समर्पित और अनुरक्त शब्दों को रिलेट कराया। अब इन शब्दों को भी आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये शब्द भी परीक्षा के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बनेंगे। देखिए, व्यक्तित्व का संभव उच्चतम विकास करना मतलब ये सिंपल बात है भाई, कि अगर व्यक्तित्व के उच्चतम विकास की बात करता हूँ तो इसके अंतर्गत स्वयं को समझना हो गया। तो मानव व्यक्तित्व को स्वयं को समझने का विकास पर बल दिया जाता है, और ये बात सत्य है, ठीक है, ये बात सत्य है। दूसरा कहता है जनतांत्रिक आदर्शों के प्रति समर्पित, ये जानते हैं। एक शब्द हमारे सामने आ रहा है अनुरक्त। अनुरक्त का मतलब जानते हैं, अशक्त होना, मंत्रमुग्ध होना, ठीक है, बधा हुआ होना, मोहित होना, अनुरक्त शब्द को संबोधित करता है एक प्रकार से, ठीक है, अनुरक्त शब्द। और अनुरक्त का जो विपरीत होता है ना, वो विरक्त होता है, उदासीन होता है ना, विरक्त होता है। इन शब्दों को मीनिंग अगर आप समझ गए तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। मीनिंग को जानना ही अत्यंत आवश्यक रहेगा आप सभी लोगों के लिए। सकारात्मक शब्द है ना। हाँ, सकारात्मक शब्द है अनुरक्त शब्द, बिल्कुल बिल्कुल। ये अनु जो शब्द लगा है उपसर्ग लगा हुआ है रक्त में, ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है, एक नाम आता है फिलिप्स का नाम, सदस्यों का समाजीकरण करना। सदस्यों का समाजीकरण करना। देखिए, समाजीकरण का मतलब क्या होता है, सोशलाइजेशन। समाजीकरण सर एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज के विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि को सीखता है, उसे हम लोग बोलते हैं समाजीकरण करना। तो यह प्रक्रिया सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य कहलाती है, ऐसा कहा जाता है। गेसलकोनफ्का ने कहा है कि सामूहिक अनुभव द्वारा सामाजिक कार्यात्मकता में वृद्धि करना। सामाजिक कार्यात्मकता में वृद्धि करना। जानते हैं सामाजिक कार्यात्मकता होता क्या है? मेरे कहने का मतलब यह है सर कि सामाजिक कार्यात्मकता या कार्यात्मकतावाद समाज कार्य का एक सिद्धांत भी है, ठीक है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि समाज का एक इकाई के रूप में काम करता है। जैसे समाज में ना साझा कोई मानदंड हो गया, मूल्य हो गया, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस देता है सामाजिक कार्यात्मकता, ठीक है। समाज की संरचना व्यक्ति को आकार देती है, ठीक है, वो सामाजिक कार्यात्मकता कहलाती है। समाज की संरचना में शिक्षा हो गया, धार्मिक हो गया, आपराधिक न्याय प्रणाली हो गया, वो एक्टिविटीज़ भी इसमें शामिल रहेंगी। समाज के हर हिस्से का एक खास मकसद होता है, वो भी प्रक्रिया सामाजिक कार्यात्मकता का ही पार्ट है। सामाजिक घटनाओं और सांस्कृतिक का एक सकारात्मक मकसद होने के साथ साथ समाज के विभिन्न एक दूसरे पर निर्भर का होना दर्शाता है सामाजिक कार्यात्मकता। तो टॉप डाउन थ्योरी एक है, टॉप डाउन एक थ्योरी है, फ्रांसिस समाजशास्त्री में दुर्खिम ने विकसित किया था। टालकाट पार्सन्स और रॉबर्ट मर्टन समाजशास्त्री में इसी सिद्धांत पर उन्होंने काम किया था, टॉप डाउन थ्योरी। और टॉप डाउन थ्योरी को ही बेसिकली सामाजिक कार्यात्मकता का नाम से संबोधित भी किया गया था, टॉप डाउन सिद्धांत। नाम किसका आएगा?
पहले फ्रांस का विद्वान दुर्खिम, और ये शायद किसी ने मेरे से पूछा था, मैंने बताया भी था इसके बारे में, और टालकाट पार्सन्स और आर के मर्टन, इस पर इन दोनों ने काम किया है, प्रतिपादन दुर्खिम ने किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो भाई उद्देश्य पूछा गया था ना, तो मैंने नाम बता दिया, सामाजिक कार्यात्मकता में वृद्धि, गेशल कोनप्का का नाम। अब बताइए, इतना क्लियर है? सर ये दुर्खिम के बाद क्या लिखा आपने? गेशल कोनप्का, अच्छा दुर्खिम के बाद मैम टालकाट पार्सन्स है, दुर्खिम के बाद। ओके सर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा इनके संदर्भ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इसके हिस्ट्री को रिलेट कराया गया है। सामाजिक व्यक्तिक कार्य मैंने लास्ट टाइम बताया, यूके से आया सन 1869 में, 1969 में। तो भूल गए क्या आप लोग? याद होना चाहिए भाई। और जब एक कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई भारत में केसवर्ग के रूप में कार्य करे ताकि वो, तो वो जे हॉस्पिटल, आपने मुंबई का नाम सुना, उसमें किया गया। बाकी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भी कार्यकर्ता का रोल बेसिकली उतना उस समय फेमस नहीं था 1936 में। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को। सन 1935 में जिस समय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आया नहीं था, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ। 35 में सामूहिक कार्यकर्ता में व्यावसायिक चेतना जागृत हुई थी, और इस वर्ष समाज कार्य की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में सामाजिक समूह कार्य का एक भाग के रूप में अलग से एक अनुभाग बनाया गया था। एक आप ऐसा करिए, कमेटी था, सेक्शन था, सत्र था, जो बेसिकली कार्य हो रहा था ग्रुप के माध्यम से, है ना। और इसी वर्क सोशल वर्क ईयर बुक में सामाजिक समूह सेवा कार्य पर अलग से एक खंड के रूप में कई लेख प्रकाशित हुए। इन दो कार्यों से सामाजिक सामूहिक सेवा कार्य व्यावसायिक समाज कार्य का एक अंग बना। सन 1935 में सामूहिक कार्य के उद्देश्य को एक लेख के रूप में समाज कार्य को राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया गया। स्वैच्छिक संघ द्वारा व्यक्ति के विकास और सामाजिक समायोजन पर बल देते हुए एक साधन के रूप में एक संघ का उपयोग सामाजिक इच्छित उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक शिक्षा प्रक्रिया के रूप में समूह कार्य को परिभाषित किया जा सकता है। तो आप बता सकते हो कि 1935 में ये परिभाषा किस विद्वान के द्वारा प्रस्तुत हो रही है, जो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत हुआ था? किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था? बताओ, किस व्यक्ति के द्वारा प्रकाशित किया गया था भाई? अरे यहाँ पे कीवर्ड तो समझो, शिक्षा की प्रक्रिया है। कौन विद्वान था वो? आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? न्यूज ट्रेटर। अच्छा, आप बताना ही नहीं चाहते हो कि आता है कि बोलना नहीं चाहते हो? नहीं सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था सर, आवाज भी कट गई। नहीं बोला करो यार, देखो पूरी एनर्जी लगा देता हूँ मैं आपके लिए, है ना। थोड़ा सा तो बोल ही सकते हो बीच बीच में। आगे बात करते हैं, सन 1937 में ग्रेस कोयले महोदय की बात करते हैं। इनकी भी एक परिभाषा आई। तो सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य इन्होंने बताया भी, कहा कि सामूहिक स्थितियों में व्यक्ति के पारस्परिक क्रिया के द्वारा व्यक्तियों का विकास करना है और ऐसी स्थितियों को उन्नत करना जिसमें समान उद्देश्यों को एकीकृत किया जाए, सहयोगित किया जाए और सामूहिक क्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो इन परिप्रेक्ष्य में ग्रेस कोयले महोदय ने बताया। मैंने भी आप लोगों को देखो शुरुआत में भी इनसे इनकी जो परिभाषाएं थी, इनकी परिभाषाओं को आप लोगों को रिलेट करवाया था, है ना, कोयले महोदय का। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखना, मतलब अंतःक्रिया इनकी परिभाषा में आपको याद रखना, कीवर्ड अंतःक्रिया इसमें है ना। अंतःक्रिया मतलब पारस्परिक क्रिया बोला जाता है, अंतःक्रिया को रेसिप्रोकल कहा जाता है। उसके बाद देखिए, हार्टफोर्ड के विचार पर समूह के कार्य को 3 क्षेत्रों में बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया, है ना। इनको 3 क्षेत्रों में रिप्रेजेंट किया गया। अब यहाँ मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ वो समूह कार्य के 3 क्षेत्र पर बात कर रहा हूँ।
बड़े ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, फिर आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट कहता है हार्टफोर्ड पर विचार पर। पहला पॉइंट इनका था कि व्यक्ति का मनुष्य के रूप में विकास और सामाजिक समायोजन करना। दूसरा पॉइंट था ज्ञान एवं निपुणता में वृद्धि द्वारा व्यक्ति की रुचि में बढ़ोतरी करना। और तीसरा पॉइंट था समुदाय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना। आसान शब्दों में तीनों है कि व्यक्ति के मनुष्य के रूप में विकास करना है, उसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, तीसरा उसकी रुचि पर बल देना है, और चौथा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पर भी जिक्र करना है। ठीक है। उसके बाद सन 1940 और 50 के बीच में सिगमंड फ्रायड का दौर था। मनोविश्लेषणात्मक का प्रभाव समूह कार्य के व्यवहार पर भी देखने को मिला, और इसी कारण समझा जाने लगा कि सामाजिक अकार्यात्मक, देखिएगा डिसफंक्शनल की बात हो रही है अब यहाँ पर, ठीक है। सामाजिक अकार्यात्मक, जानते हैं सामाजिक अकार्यात्मक क्या हो सकता है? मैंने अभी आपको सामाजिक कार्यात्मकता के बारे में बताया था, ऊपर नोट करवाया है कि नहीं? नाम बताइए। दुर्खिम का, टलकाट पार्सन्स और मर्टन का नाम, प्लस में 2-4 शब्दों भी मैंने आप लोगों को दिया था, है ना? तो जरा मुझे ये बताइए कि सामाजिक अकार्यात्मकता क्या होगा, मतलब उसी का विपरीत करना है आप लोगों को, करके जरा बताइए थोड़ा सा, मैं बाकी बताऊंगा। करिए विपरीत। नहीं कर पाओगे? अरे भाई, जहां समाज के साझा मानदंड मूल्यों का महत्व पर बात हो रही थी सामाजिकता कार्यात्मकता में, तो वहां आप कह दीजिए कि मानदंड, रूल, रेगुलेशन, वैल्यूज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, कोई महत्व नहीं होगा। तो इसी कारण से यह समझा जाने लगा कि सामाजिक अकार्यात्मकता का कारण सामवेगिक संघर्ष होता है। शिक्षा, धार्मिक, आपराधिक, न्याय प्रणाली इत्यादि क्रियाओं पर बल ही नहीं दिया जाएगा, वो सामाजिक अकार्यात्मकता का कारण बन जाए। और वहाँ बेसिकली क्या था? सामवेगिक संघर्ष था। अतः आप ये कहिए कि अचेतन से महत्व दिया जाने लगा, जिससे समूह कार्य सामवेगिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों के साथ काम करने लगा, और द्वितीय विश्व युद्ध से चिकित्सकीय और मनोचिकित्सकीय समूह कार्य का बेसिकली जन्म हो गया, है ना? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939। हाँ, 1939 1939 से लेकर 1945 के बीच में चला था। और इस बीच में आप लोग ये बात कह सकते हो, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और दौर इनका 1940-50 के बीच में था, ठीक है, ये बात आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्रियाएं जो थी बेसिकली संबोधित थी, और बहुत सारी चीज़ें बेसिकली इसके अंतर्गत मेंशन भी की गई, है ना? आगे देखिए, सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत आते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से जाते जाते एक सिद्धांत मैं कल पढ़ाऊंगा, आज सिद्धांत नहीं, आज मैं आपको मॉडल्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसके मॉडल्स थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट नाम है, और ये मॉडल्स परीक्षा में आप लोगों के आते हैं, सामाजिक समूह कार्य के मॉडल। कोई बच्चा बताए जरा मॉडल्स, कोई भी स्टूडेंट, कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? सन 1950 के बाद आया है मॉडल सोशल ग्रुप वर्क का, समूह कार्य का मॉडल। नहीं पता है आप लोगों को भाई? अरे एक है उपचारात्मक मॉडल, पता है सर, हाँ रेसिप्रोकल। हाँ, पर रेसिप्रोकल मतलब परस्परात्मक हो गया, ठीक है। उसके बाद बताइए, उसके बाद उपचारात्मक, ठीक है। उसके बाद कार्यात्मक, नो, विकास। ये 3 मॉडल, ये समूह कार्य के 3 मॉडल। जो रेसिप्रोकल मॉडल रहा है, जिसको हम लोग परस्परात्मक मॉडल बोलते हैं, वो देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप वर्क के अंतर्गत, है ना, ये ग्रुप वर्क के अंतर्गत बात कर रहा हूँ, तो अस्कदा रत एक नाम आता है, ठीक है, अस्कदा रत एक नाम आता है। और उपचारात्मक में आर.डी. विंटर एक नाम आता है, और बेरुस्टीन ये एक नाम आता है। देखिए, अब बात को समझने का प्रयास करिएगा कि सामाजिक समूह कार्य के प्रारूप के अंतर्गत सन 1950 की बात मैं बता रहा हूँ, उस समय सहयोगात्मक और टीम आधारित कार्य, समस्या आधारित शिक्षण, सहकारी शिक्षण, समूह कार्य, है ना, जिज्ञासा एक विधि है, आरा समूह कार्य भी एक है। ये ग्रुप वर्क में मैं आपको आगे आएगा बताऊंगा मैं आप लोगों को। उस प्रक्रिया में सामाजिक समूह कार्य के मॉडल्स को बेसिकली संबोधित किया गया था,
या एक प्रकार से आप ऐसे कहें कि उसको लाया गया था सामाजिक समूह कार्य के मॉडल में। तो एक नाम हमारे सामने आया उपचारात्मक प्रारूप, और उपचारात्मक प्रारूप बेसिकली शिक्षा में कमज़ोर छात्रों के उपचार छात्रों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें ना शिक्षा से जुड़े दोषों को दूर किया जाता था। वो बेसिकली था उपचारात्मक, है ना, वो था ट्रीटमेंट। अब जरूरी ये नहीं कि शिक्षा के संदर्भ में ही हो, है ना, डिप्रेशन या बीमारी या इत्यादि चीज़ों से भी हो सकता है। उन परिप्रेक्ष्यों को भी रिलेट कराया गया था उपचारात्मक के मॉडल के अंतर्गत। एक था हमारे सामने आ रहा था रेसिप्रोकल मॉडल। रेसिप्रोकल मॉडल को हम सभी लोगों को पता है, उसे पारस्परिक मॉडल का नाम दिया गया, रचनात्मक कार्य भी कहा गया। यकीनन सभी कार्य इसके अंतर्गत शामिल थे, और यह मॉडल उन नेताओं के लिए एक वर्णात्मक और निर्देशात्मक उपकरण के रूप में उपयोगी था जो व्यक्तिगत, समूह और संगठनात्मक या सामुदायिक प्रयासों को अधिक रचनात्मक दिशा में निर्देश चाहते थे, है ना, उन परिप्रेक्ष्य में था। ठीक है, तो लोग किसी कार्य को दयालुता या मूल्यांकन न केवल उसके परिणामों से करते हैं बल्कि उसके अंतर्निहित इरादों से करते हैं। वह क्रिया कहलाती थी पारस्परिकता का सिद्धांत। ठीक है, और रेसिप्रोकल मॉडल का नाम इसे दिया जाता था। इसके पीडीएफ आप लोगों के ग्रुप में गए होंगे, देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पर आपको मेन चीज़ें बता देता हूँ। एक आता है हमारे सामने विकासात्मक मॉडल। विकासात्मक मॉडल एक प्रकार से मील के पत्थर के रूप में जाना गया था। कुछ ऐसे कौशल जिन्हें हम एक सेवार्थी से वयस्क या एक बच्चे से वयस्क होने पर सीखने की जो उम्मीद करते हैं, उस क्रिया में इसका विकासात्मकता का नाम दिया गया था। मतलब एक मील का पत्थर है, तो बच्चे से शुरू हुआ था विकास की प्रक्रिया, और वो वयस्क तक होते होते जो जा रही थी, विभिन्न प्रकार के जो चरण थे समाज मनोविज्ञान में, उसको ये फॉलो किया गया उसमें। तो उसे में इसे डेवलपमेंटल मॉडल का नाम दिया गया था, डेवलपमेंटल मॉडल का नाम, जिसको विकासात्मक मॉडल भी कहा गया था। तो ये चीज़ें आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और विकासात्मक मॉडल में आपको याद रखना होगा ना, एक तो परामर्श का मानवतावादी विकासात्मक मॉडल, है ना, जहाँ बेसिकली मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली की मानवतावादी सिद्धांतों पर आधारित परामर्श मॉडल थे। आप मैस्लो का नाम सोच सकते हो, यहाँ पे एरिक एरिक्सन का नाम सोच सकते हो, आप सिगमंड फ्रायड का भी नाम सोच सकते हो। ठीक है, कई विद्वानों का नाम इसमें रिलेट हो जाते हैं। तो इस क्रिया के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। आज के लिए बस केवल इतना ही रखिए आप सभी लोग। आगामी जो भी क्लास होगी मैं आप लोगों को बताऊँगा, सोशल ग्रुप वर्क के मॉडल वहाँ पर क्लियर कर दूँगा। ठीक है, बाकी इन चीज़ों को केवल आप जरूर ध्यान रखेंगे कि समूह होते हैं, उस समूह कार्य के प्रारूप में ये नाम आप सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। बताइए, एक बार स्पष्ट करेंगे प्लीज़ आप लोग। यस सर। समझ में आया है ना आज आप लोगों को कुछ चीज़ें? यस सर। जी ठीक है, सर। यदि आपको समझ में आया है तो बड़ी अच्छी बात है। बाकी इसके पास जो है सारे कंटेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसकी पीडीएफ वगैरह जो भी है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ठीक है, मुख्य रूप से 3 है, फिर मैं आगे आप लोगों से मॉडल्स ऑफ सोशल ग्रुप वर्क के जो 7 हैं, सामाजिक लक्ष्य का मॉडल, उपचारात्मक मॉडल, इनटेक समस्या समाधान मॉडल, मनोचिकित्सा मॉडल, विकासात्मक मॉडल इत्यादि जो हैं, उन मॉडलों पर मैं आप लोगों से जिक्र करूंगा आगामी क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखिए।